जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इससे पहले आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया है। आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं सब एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाए गए हैं। अच्छे से आप इस पूरी क्लास को देखिए। निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपकी समझ से बाहर का हो जाए। सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बॉडमास नियम का है। और आप जानते हैं बॉडमास नियम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट लगी हुई नहीं है। उसके बाद कहीं पर ऑफ लिखा हुआ हो या का लिखा हुआ हो तो उसे हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ से निपटना है। 12 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इस ऑफ का मतलब है इन दोनों की गुणा कर दो बस। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12। ये 88 ऐसे ही लिखेंगे, 75 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 6 गुणा, यहाँ पे भी ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। तो ये 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ऑफ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से आप ये बॉडमास नियम कहीं पर भी लिख लेंगे तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट के बाद अपने लोगों को ऑफ, ऑफ के बाद अपने लोगों को डिवाइड यानी भाग करना पड़ेगा। जब यहाँ पे भाग की बात करेंगे, इस 12 को अगर इससे भाग करेंगे तो डायरेक्टली आप कह सकते हो 1 बचा होगा, बाकी आप ऐसे भाग करके दिखा सकते हो। ये 88 ऐसे ही लिखेंगे, 75 ऐसे ही लिखेंगे और ये 6 गुणा 30 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। 12 से 12 को भाग करेंगे, यहां पर बचा होगा 1। भाग करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। 88 ये रहा, 75 ये रहा, 30 और 6 की अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 180। 180 रुपए अब आपको जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। लेकिन जोड़ और घटाए के प्रोसेस में आप पहले घटा भी सकते हो, उसके बाद जोड़ सकते हो। ये कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, जो टेक्निकली फार्मूला हमें बताता है वो यही बताता है कि पहले जोड़ना चाहिए। तो 180 रुपए और 75 रुपए और 1 रुपए, ये तीनों लोग किसके हैं, प्लस के हैं। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये अपना बन जाएगा 5 और 0 5 ही रहेगा और एक ये 6 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा, 1 और 1 2। 256 रुपए में से 88 रुपए कम करना है। कैसे कम करेंगे, देखो यहां से दाई लेंगे, 16 में से 8 कम करेंगे 8 बचेगा, यहां बचा होगा 4, यहां से दाई लेंगे, 14 में से 8 कम करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और ये 1। 168 अपना पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। तो अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे जितने भी क्वेश्चन अगर आप थोड़े से भी कमजोर हैं मैथ में तो हम लोग बिल्कुल इस क्लास को जीरो लेवल से समझ रहे हैं। मैं आपको क्लास इस तरह से समझा रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट की आप बिल्कुल मैथ में अनजान है। बस क्या कीजिए, कॉपी को आप उठाइए और एक एक स्टेप अपने हाथ से लिखिए। वीडियो को आप चलने दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। यही एक तरीका है। बस ऐसी आप 2-4 क्लास जब देख लेंगे आपका मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जहां लिखा है एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है। हमें यह बताना है उसका लाभ कितना होगा। देखो 16% की हानि का मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की चीज को वो 84 में बेच रहा है। सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य और एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। अगर यहां से 100 रुपए की चीज पर हम 16% की हानि दिखाएंगे तो इसका मतलब 84 में बेच रहे होंगे। आगे कहा है कि वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम देता है। भाई वो कह तो रहा है 1 किलो हम देंगे, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। अब यहाँ ग्राम में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इधर 750 ग्राम है, यहाँ 1 किलो है, तो दोनों यूनिट एक चीज में रखनी है। हमें कितना कह के वो बेच रहा है 1000 ग्राम, जबकि एक्चुअल में वो 750 ग्राम बेच रहा है। अगर यहां से रेशियो निकालेंगे, आप अगर डायरेक्ट रेशियो के बिना करना चाहें तो कुछ मत करो, देखो यहां से डायरेक्ट दोनों की गुणा करो
डायरेक्ट दोनों की गुणा करो, सीपी और एसपी में आपको रेशियो मिल जाएगा। इस जीरो से देखो ये जीरो कैंसिल होगा, 25 तिया 75 और 25 चौक कितना होगा 100। अगर इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 पर जाएगा और 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहां गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 और यहां गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84। 75 रुपए की चीज अगर हम 84 रुपए में बेच रहे हैं तो यहां से आपको दिख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहां से जो प्रॉफिट होगा 75 रुपए की चीज को अगर 84 में बेचेंगे तो 9 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी लाभ को अगर परसेंटेज में आप निकालोगे तो 9 रुपए का लाभ या हानि दोनों ही चीजें हमेशा किस पर होती हैं, सीपी पर होती हैं, यानी क्रय मूल्य पर। 75 आ जाएगा और 9/75 किसके बराबर है अगर आपको नहीं पता है परसेंटेज में तो केवल 100 से गुणा कर दो। 25 से काटेंगे 3 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 3 से काटेंगे 3 पर, 3 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 12%। ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक को 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपए में खरीदा। भाई पहली वाली गाड़ी ये मान लो, दूसरी ये मान लो। पहली को 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपए में खरीदा है। उसने पहली गाड़ी को 20% के लाभ पर और दूसरी गाड़ी को 30% की हानि पर बेचा है। तो कुल लाभ या कुल हानि कितने रुपए की होगी। अगर वो पूछता पहली वाली गाड़ी कितने में बेची होगी तो 20% लाभ का मतलब है हमें इसका 120% निकालना था, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। तो 24,000 का केवल 20% निकालो, अभी पता लग जाएगा कि कितने का फायदा हुआ है। 120 अगर आप निकालते तो इसका एसपी निकल कर आएगा, वो पूछा नहीं इसलिए 120% निकालो मत। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे एक जीरो से ये दूसरे से ये 24 दूनी कितना हो जाएगा 4,800 रुपए का आपको यहाँ पे क्या हुआ है लाभ हुआ है। दूसरी कंडीशन में कहा है 30% की हानि पर बेचा है। तो 30% की हानि का मतलब हो गया, अब इसका अगर 30% निकालोगे तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 लिखा है तो एक जीरो यहाँ पे और लिखा हुआ होगा भाई इस तरह से, तो ये वाला जीरो तो कैंसिल होगा, ये रह जाएगा। इसे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसे दूसरी वाली जो गाड़ी है वो 20,000 रुपए में खरीदी है और 30% की हानि हुई है। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, 2,000 तिया कितना होगा 6,000 की आपको क्या हुई है हानि। ओवरऑल क्या हुआ है भाई, पहली गाड़ी पे आपको इतने रुपए फायदा हुए, दूसरी पर इतना नुकसान हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा 4,800 रुपए का फायदा, 6,000 का नुकसान। तो आप सीधे सीधे सब इसे कैलकुलेट करोगे, कहोगे 1,200 रुपए के अभी भी नुकसान में चल रहे हो। 1,200 की हानि कौन से ऑप्शन में है 1,200 देखिए 2 ऑप्शन में है, तो जल्दबाजी में ये मत लगा देना तीसरा ऑप्शन। 1,200 रुपए तो है लेकिन हानि है या लाभ, तो हानि हो रही है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन के किस मान के लिए ये एक संख्या दे रखी है 8 से विभाज्य। एसएससी जीडी में बिल्कुल हाल ही में आया 1 मार्च 2024 को। देखो अगर कोई संख्या इस तरह से दे रखी है और आपसे पूछा है ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो भाई 8 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, इस संख्या के केवल अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपने लोगों ने। अगर इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हम केवल अंतिम 3 अंक की बात कर ले रहे हैं। इसे 8 से भाग करके देख लो। अगर इसे 8 से भाग करोगे 8 चौक कितना हो जाएगा 32 होगा, 5 बचा और एन यहां से उतार लिया। अब एक चीज बताओ, यहां पे हम एन की जगह पे क्या ऐसा लिख दें
कि ये 8 से कटने वाला नंबर बन जाए। तो अगर आप कहें 1 होगा तो क्या ये 51 8 से कटेगा? आप कहें यहाँ 2 लिख दें तो 52 कटेगा, 3 लिख दें। आप जानते हैं 8 छंग 48 के बाद 8 सत्ते 56 होता है। तो इसे 56 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको n की जगह पर 6 लिखना पड़ेगा, और n का मान जैसे ही आप 6 लिखोगे, ये टोटल नंबर आपका ओवरऑल 8 से विभाज्य हो जाएगा। चाहे तो आप n की जगह 6 रख के आप कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रख लो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे बाई ऑप्शन संख्याएं रख के करने लगे, पहले 2 रख कर देखो फिर पूरे नंबर को भाग करो, तो ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर आपको सभी ऑप्शन से ही करना था तब भी आप केवल कॉन्सेप्ट सीख लो, आखिर के 3 अंकों को ही भाग करो। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज का ये क्वेश्चन है, और समचतुर्भुज के क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप कुछ मत कीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए समचतुर्भुज का। एक पतंग जो होती है या मिठाई का पीस जो होता है इस तरह का, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब आप कहें सभी भुजाएं बराबर, तो वर्ग में भी होती हैं, तो वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं? 90 एंगल के होते हैं, और इसके जो होते हैं वो 90 एंगल के नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। हमसे कहा है इसका परिमाप कितना है? 200। अगर इसका परिमाप 200 है, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का जोड़ कितना है? 200। अगर चारों भुजाओं का जोड़ 200 है और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 50 की होगी। ये वाली भुजा भी 50 की, ये सभी भुजाएं कितने की होंगी? 50 की होंगी। आगे कहा इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसका कोई सा एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर का इस तरह से बना देते हैं, तो टोटल विकर्ण कितने का हो गया? ये 80 का हो गया। और दूसरा विकर्ण जो है ये हमें पता नहीं है इस समय कितने का होगा। अगर पहला विकर्ण 80 का दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो इधर वाला हिस्सा होगा ये हो जाएगा अपना 40 का, क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, इसे एक बार केवल याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण जिसे हम D1 कहते हैं और दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो हमें पता है 80 का है, दूसरा विकर्ण और पता कर लो। अगर बात करें इस त्रिभुज की, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 5 की है, एक 4 की है, कर्ण 5 का है और 4 का है, तो अगली भुजा कितने की आ जाएगी? यहां से 3 की आ जाएगी। अब चूंकि एक एक जीरो लगा हुआ है तो ये 30 की आ जाएगी। एक भुजा 50 की है, दूसरी 40 की, तीसरी 30 की। अगर ये वाली भुजा 30 की है तो नीचे का हिस्सा भी 30 का होगा, तो टोटल 30 ये और 30 ये कितना हो जाएगा? 60। तो 1/2 ये रहा। पहला विकर्ण किताब में ही दे रखा है अपना 80 का है, दूसरा विकर्ण कितने का है? 60 का। अगर 2 से इसे काटेंगे तो 30 पर 80 और 30 की गुणा करेंगे 2400 वर्ग सेंटीमीटर, और ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। 25% की क्या हो रही है? हानि। फिर कहा है अगर इसे 900 रुपए और अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अब क्या होने लगा है? 5% का लाभ। एक चीज आप समझिए, आपको पहले कोई चीज बेच रहे हो तो नुकसान हो रहा है, और कहा जाए कि अगर इस चीज को 900 रुपए ज्यादा में बेच दें तो नुकसान नहीं होगा, अब 5% का फायदा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 900 रुपए एक ऐसी राशि है जो इन दोनों चीजों के बराबर है, आपको 25% का नुकसान भी नहीं होने देगी और बदले में 5% का फायदा करा देगी। तो अच्छे से ये देख लो, इन दोनों चीजों के जोड़ के बराबर आपका क्या मिल जाएगा? 30% किसके बराबर होगा? 900 रुपए के। क्यों हुआ है? क्योंकि 900 रुपए जैसे ही आप बढ़ा रहे हो
तो 900 रुपए बढ़ाने से अब आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ये 25% गया और बदले में 5% का लाभ होगा। तो 25% और 5% दोनों चीजें क्या से कौन से जादू से ये हो गई? 900 रुपए बढ़ाने से। तो 25 5 30% किसके बराबर है? 900 के। हमसे पूछा है 40% का लाभ लेने के लिए कुर्सी को कितने में बेचा जाए। अगर कुर्सी 100 रुपए की है और 40% का लाभ लेना है तो 140% आपको लगाना पड़ेगा। यानी 140% की हमसे वैल्यू पूछी है। अगर 1% का यहां से मान निकालोगे तो कितना आएगा? 900/30। और अगर 140% का मान निकालोगे तो कितना आएगा? इसी में क्या करोगे? 140 से गुणा करोगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, इस जीरो से ये कटेगा, 3 से काटेंगे 300, 300 और 14 की गुणा करेंगे 4200। 4200 अपना पहले ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन देखो, जहां लिखा है 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। 30 और 50 के बीच की हमें यह बताना है अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। आसान भाषा में ये कह लो, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से ना कटती हूँ, केवल अपने आप से कटती हूँ और एक से कटती हूँ। तो 30 के बाद क्या आएगा? 31, 32 तो विभाज्य, 33, 34, 35, 36, 37 आ जाएगा, 38, 39, 40, 41 आएगा, 41 के बाद 43, 44, 45, 46, 47। 30 से 50 के बीच की केवल इतनी ही संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। ये नंबर आप देख लो, केवल ये अपने आप से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। सभी का केवल जोड़ पूछा है। अगर इसे जोड़ोगे 7 3 10 और 1 11 और 7 18, 1 19, 4 और 4 8 और 4 12, 3 15 और 3 18 और 1 19, 199 पहले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। देखो बताओ, ये भी तो आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। ए और बी की बात चल रही। ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा है, यानी बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो फिर ये 4 यूनिट काम करेगा। दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 84/15 दिन में कर देते हैं। अगर ये लोग पहले तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे। तो 84/15 दिन में कितना काम करेंगे? भाई एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 करेंगे, यानी 2 से गुणा कर दो। तो 84/15 में आप 5 से गुणा कर दो, अपने लोगों को पता लग जाएगा कि 84/15 में ये दोनों लोग कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। फिर कहा है तो ए अकेले, ये क्या है? टोटल काम है ये। अब कहा है ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक ही बात कर रहे हैं, यानी ये टोटल काम है, इसे 4 से भाग कर दो। 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर वो कहता बी कितने दिन में करेगा तो हम इसे 1 से भाग करते। इसे कैलकुलेट करोगे, 5 से काटेंगे 3 पर और 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 4 से इसे काटोगे 7 पर। 7 आपका कहां दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखो, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर, परिधि और व्यास का अंतर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। यानी जब तक आप त्रिज्या मालूम नहीं करोगे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। परिधि का फार्मूला आपका होता है 2 पाई आर और व्यास का फार्मूला होता है 2 गुणा त्रिज्या और बराबर में लिखा है 12। अगर हम यहां से देखो 2r ये कॉमन ले लें
तो इधर बचेगा पाई माइनस, यहाँ पाई बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और बराबर में 12। इस 2 से अगर इसे काटोगे तो 6 पर जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो r ऐसे ही पाई की जगह 22/7 माइनस 1 और बराबर में 6। किसी भी भिन्न में से अगर एक घटाना है तो आपको कॉन्सेप्ट अपने लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, केवल इन दोनों को घटा दो। जैसे ही आप इन दोनों को घटाएंगे ये अपना बन जाएगा r, 22 में से 7 कम करोगे 15/7 और बराबर में क्या चल रहा है 6। इसे कैलकुलेट करने पर ये 3 से काटेंगे 2 पर, 3 से काटेंगे 5 पर, 7 यहां आके क्या बन जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 5। उसकी त्रिज्या आ जाएगी 14/5। क्षेत्रफल का फार्मूला ये पढ़ाइए, पाई की जगह पर 22/7 का प्रयोग करो। हालांकि आप 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा नहीं है कि पाई का मान क्या मानना चाहिए। जब नहीं कहा है तो भाई आप स्वतंत्र हो, चाहे ये मान लगा दो या फिर ये लगा दो। इसे हल करेंगे तो r की जगह लगाओगे 14/5, वो भी इसे कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे। 7 से इसे काटेंगे 2 पर, बाकी इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो देखो 22 ये और 2 ये, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और 44 में अगर 14 से गुणा करोगे इस तरह से तो ये आएगा 14 चौक 56 और ये आ जाएगा 616 बटे में 5 पंजे 25। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो 616/25 आंसर होगा, वरना आप 616 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा देखो 25 दूनी कितना होगा 50, यहां बचा होगा 11, 116 हो गया, 25 चौक 100, 24 दशमलव कुछ आपको आंसर आएगा। और 24 दशमलव कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा है, केवल दूसरे विकल्प में लिखा है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए, वैसे आप पूरा भाग करके देख लेते। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल पहले एक नगर की जनसंख्या इतनी थी, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। भाई इस समय नगर की जनसंख्या जो थी 3 साल पहले वो इतनी थी, अब 3% बढ़ गई, तो 3% बढ़ने का मतलब अगर 100 थी तो अब 103 हो गई, यानी ये संख्या अब इतनी हो गई। फिर कहा है अगली साल 4% बढ़ गई, 4% बढ़ने का मतलब 104 हो गई होगी और पहले 100 थी। फिर कहा है अब 6% बढ़ गई, अगर 6% बढ़ गई तो 106/100। केवल इसे कैलकुलेट कर लो, अभी आपको पता लग जाएगा आपका आंसर कितना आएगा। अगर इसे हल करेंगे देखो तो यहाँ 4 जीरो हैं, 2 जीरो ये और 2 ये, 4 जीरो से तो ये कैंसिल, 25 से अगर इसे काट देंगे तो 4 पर जाएगा, और 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, 4 छंग 24, आंसर आएगा 103, 23, 26 और 106। इन सबकी अगर आप गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने में तो महंगा चालान कटेगा ही भाई, साफ साफ दिख रहा है कि गुणा काफी बड़ी आएगी। आप यूनिट डिजिट का अगर यूज करेंगे तो 6 छंग 36, 6 तियां 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, लेकिन सभी ऑप्शन में लास्ट में 8 है। तो फिर क्या करेंगे भाई, ये संख्या इनमें से आप देख लो, ऐसा ऑप्शन चेक करो जो 26 से कट रहा हो। क्यों ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 26 लिखा है तो 26 से कटने वाला ही वही ऑप्शन में आ जाएगा। अब आपको 103 से कटने वाला चेक करेंगे, अरे 103 से कटने वाला चेक करने की है मत, सबसे छोटे नंबर से देख लो, गुणा तो करनी नहीं है, तो जो भी आंसर बना होगा उसमें 103 शामिल होगा, 26 शामिल होगा, 106 शामिल होगा, तो 26 शामिल है, तो 26 का मतलब हम ये कह सकते हैं 13 गुणा 2, 2 से तो ये सब ऑप्शन कट रहे हैं, तो 2 से तो चेक कर नहीं पाओगे, 13 से चेक कर ले रहे हैं। अगर बात करें इस पहले ऑप्शन की तो देखो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 बचा, 2 आके यहाँ 23 हो गया, 13 एकम 13, 10 बचा, 108 हो गया, 13 अट्ठे 104, अब कितना बचा होगा 4 बचा होगा, ये 46 हो गया होगा, 13 तियां 39 होता है, अब कितना बचा होगा 7,
13 अच्छा 78, भाई पहला ही ऑप्शन 13 से कट रहा है। अब जब पहला कट रहा है तो बिल्कुल यही सही होगा। केवल ऐसा नंबर हम देखेंगे जो 13 से क्या हो, विभाज्य हो, क्योंकि गुणा करने का तो टाइम है नहीं, और गुणा करोगे भी तो आप कम से कम 1 मिनट का ज्यादा समय खराब करोगे, इसीलिए गुणा मत करो। अब आप कहीं दूसरा ऑप्शन भी तो कट रहा होगा, तो देख लो कट कैसे जाएगा भाई, एक ही ऑप्शन में तो 26 से बन सकता है। अगला सवाल देखिए जिसमें कहा है किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ का कितना परसेंट लाभ होगा, ये हमें बताना है। देखो किसी वस्तु को अभी बेच रहे हैं, ये पता नहीं है कितने पर बेच रहे हैं। फिर कहा है अगर इसी वस्तु को हम 4/5वें हिस्से पर बेचें, 4/5वें का मतलब है 4/5वें मूल्य पर बेचेंगे, तो यहां जो कीमत है उसका 4/5वां कर रहे हैं, तो यहां हम मान ले रहे हैं इसकी कीमत अभी पता नहीं है। अगर इसका हम जो भी कीमत यहां है उसका 4/5वां हिस्सा निकालें, तो क्या मैं ये कह सकते हैं अपने लोग कि यहां कोई ऐसा नंबर मान लो जो 5 से कट रहा हो। तो अगर मैं कहूं कि इसे 5 पर बेच रहे हैं मान लो, तो अगर ये कीमत 5 अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, ये क्या किया है अपनी तरफ से मान लिया है, तो इस 5 का 4/5वां जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहा है, फिर क्या कहा है, अगर ऐसा कर रहे हैं 5वें हिस्से पर बेचते हैं 16% की हानि होती है। हमने कहा है हम 4 पर बेच रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने पर 16% की क्या होती है, हानि। अगर 16% की हानि होती तो हम यही तो कहेंगे कि 100 रुपए की चीज 84 रुपए में बेची होगी, तो ये 84% के बराबर क्या मान लेंगे, 4। 4 किसके बराबर होगा, 84% के। अगर यहां से बात करें 1 किसके बराबर होगा, 4 से काटोगे तो 21% के। 1 अगर 21% के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, क्योंकि पहले कीमत तो 5 थी, हमसे पूछा आरंभिक मूल्य पर लाभ कितना होगा, तो 5 किसके बराबर होगा, 21 गुणा 5 के मतलब 105 के बराबर होगा। 105% ये बता रहा है कि चीज वो 100 रुपए की होगी लेकिन 105 में बेची गई होगी, तो फिर लाभ कितना यहाँ पे दिख रहा है, 5% का लाभ दिख रहा है। अगर कहीं पे परसेंटेज में आपका ऐसा आंसर आ जाए जो 100 से ज्यादा हो, तो जितना 100 से ज्यादा है उतना ही लाभ हुआ है, और अगर 100 से कम आ जाए तो जितना 100 से कम है उतनी ही हानि हुई है। 5 का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हैं जो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद एक साथ बदलती है, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, 30 40 60। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिससे ये बड़े से बड़े, अगर आसान भाषा में कहें तो आप ये कह लो एक एलसीएम जो होगा इनमें जो सबसे बड़ा है या तो उतना होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो दूसरी भाषा में ये कह लो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जितने भी नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं वो संख्या उन सबसे विभाज्य होगी। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो 120 होगा। 120 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी। 120 सेकंड में ये घंटी क्या करेंगी, एक साथ बदलेंगी, और अगर घंटियों वाला क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में तो वो एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड को हम ये कह सकते हैं, ये 2 मिनट लिखा हुआ है, 2 मिनट में वो एक साथ बदलती है। ये पूछा गया है तो फिर 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 को अगर 2 से भाग करेंगे 15 बार आपका आंसर आ जाएगा। 15 बार का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत। हम 3 संख्याएं कुछ इस तरह से मान ले रहे हैं, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली और दूसरी का औसत, औसत का मतलब कैसे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो। फिर कहा है दूसरी और तीसरी का औसत, तो दूसरी ये रही और तीसरी ये, औसत निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे।
यहां कहा है पहली और दूसरी का औसत, दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है 20 यहां लिख दो, बराबर में ये चिन्ह रहा। अब इसे कैलकुलेट करो, पहली और तीसरी संख्या के बीच का हमें अंतर बताना है। तो पहली संख्या कितनी है, ए है, और तीसरी कितनी है, सी। ए माइनस सी का मान हमें बताना है, बस ये मतलब हुआ। अगर इसे हल करेंगे, देखो ये 2 यहां आएगा, क्रॉस मेथड लगाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे 2 और बराबर में बी प्लस सी प्लस 40 बटे 2, क्योंकि अभी ये जो बटे में 2 है वो कुछ संख्याओं के पूरी सीरीज के नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा a प्लस बी बराबर b प्लस सी प्लस 40। अगर इसे और कैलकुलेट करोगे तो देखो b से b तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस c को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा 40। a माइनस सी बराबर 40। a का मतलब पहली संख्या, c का मतलब तीसरी संख्या। पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो 40 होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 11:13 दे रखा है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 4:5 था। अब क्वेश्चन में अपने लोगों से ये कहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों अनुपात का अंतर बराबर कर लो। 11 से 13 में कितने का अंतर है, 2 का, और 4 से 5 में कितने का अंतर है, 1 का। ये अंतर बराबर करना है तो इस वाले 2 से यहां गुणा करूं और इसी 2 से यहां करूं, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 और ये बनेगा 5 दूनी 10। अब अंतर देख लो, बराबर हो गया। चाहे आप ऐसे तुलना कर लो, चाहे इस तरह से देख लो, चाहे वैसे घटा कर देख लो, हर तरह से आपको अंतर बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा। 11 से अगर 8 उम्र हो गई है तो कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, 11 से 8 होने में 3 अनुपात का डिफरेंस आ रहा है, और ये कब हो रहा है, 6 वर्ष में। तो 3 अनुपात किसके बराबर है, 6 वर्ष के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 3 से इसे काट देंगे, 2 के बराबर होगा। 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर है। तो 11 अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ये 22 के बराबर होगा। 13 अनुपात किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। अब कहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद का मतलब इसमें भी 5 वर्ष जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, ये 27 होगा, ये 31। 27 अनुपात 31 आपका आंसर होगा, और ये पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। एक व्यक्ति ए है, ये क्या कर रहा है, बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेच देता है, यानी 100 रुपए की लेता है और 30% का मतलब है 30% लाभ के साथ ये 130 में बी को बेच देता है। बी क्या करता है, 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। अब यहीं से एक सी और आ गया, इसका 10% निकालोगे। 10% जब इसका निकालोगे तो ये आप कैलकुलेट करके बताओगे कि कितना होगा। डायरेक्टली भी बता सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब। 2 जीरो ये कैंसिल होके 13 बचे। 13 का मतलब ये हुआ 130 ये और 13 ये, तो 143 में बेच रहा है। सी इसके लिए इतने रुपए देता है, हम कह रहे हैं 143 रुपए देता है, तो 143 किसके बराबर हो जाएगा, 1287 के बराबर होगा। तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, हमें 100% की वैल्यू बतानी है या 100 अनुपात की वैल्यू बतानी है, जो आपका मन करे। अगर यहां से परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज के हिसाब से कर लो, यहाँ 1% की या 1 रेशियो की बात करोगे तो 1287 बटे 143 आएगा। और अगर 100% निकालना है तो 100 से यहीं पे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ बचे 3, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 बचे, 11 सत्ते 77,
13 से काटोगे 9 पर, 9 और 100 की गुणा कितनी होगी? 900। 900 अपने पहले ऑप्शन में दे रखा है। ए ने उस साइकिल को 900 रुपए में खरीदा होगा। अगर बी की बात करते तो 130 रेशियो की या 130 परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी, तब यहाँ पे 100 की जगह 130 से गुणा करते। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा इतने रुपए में एक ड्रेस लेती है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 2000। देखो, अगर हम यहाँ पे ये कहें तो ये कहा है इन्होंने कि दूसरी छूट 8% की, तो पहली छूट कितनी है? भाई एक छूट यहाँ पे ली है उसने और एक छूट यहाँ पर ली है। पहली छूट पता नहीं है कितनी है, तो मान ले रहे हैं x की है, और दूसरी छूट क्या की है? 8% की है। इन दो छूट के बाद उसे कोई सामान 1619.2 में मिला है, जबकि उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना था? 2000 था। अगर हम कहें कि 8% की छूट है तो यही तो मतलब हुआ 92, 100 में से 8 कम किया होगा बटे 100। अब हम कह रहे हैं x% की छूट है तो 100 माइनस x बटे 100, यही तो लिखा होगा। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये दशमलव हटाओगे, जीरो लगेगा, 1 2 3, 3 जीरो तो यहां से सबसे पहले कैंसिल करोगे। इस 10 से ये कैंसिल करोगे, 2 से अगर इसे काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, एक साथ 2 डिजिट लिए तो जीरो लगाओगे, 2 छंग 12। इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 100 माइनस एक्स गुणा 92 और बराबर में आएगा 80 96। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा 4 तिया 12। इसे कैलकुलेट करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 20 और ये 24 पर। 2024 को अगर 23 से भाग करेंगे, सीधे सीधे 23 से ही करना पड़ेगा, तो 23 इधर अलग साइड में अगर आप कर देखोगे तो देखो कुछ इस तरह से 23 से भाग होगा। 23 का पहाड़ा कहां तक पढ़े? अगर 9 तक कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, 8 तक कर लो। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। कितना बचेगा? ये 18 बचेगा, 4 दोबारा से करेंगे 8 पर, ये पूरा आ जाएगा अपना 88 पर आएगा। और इस 23 से ये कैंसिल, 100 माइनस एक्स बराबर 88 आ गया। इस x को यहां ले आओ, 88 उधर जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12% है, यानी पहला डिस्काउंट जो होगा वो 12% का होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या में अगर 25% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है। मान ले रहे हैं कोई संख्या अगर x है, x ना मानो तो मान लो कोई संख्या 100 है, यहां से क्या किया है? उसमें 25% की वृद्धि कर दी और फिर क्या किया है? फिर 25% की वृद्धि कर दी। तो ये कहा है यहां पर जब दो बार वृद्धि करेंगे तो ये संख्या कुछ और बन जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये 25% दो बार बढ़ा रहे हैं, तो 25% का सक्सेसिव निकालो सीधे सीधे और एक साथ बताओ कि ये कितने परसेंट बढ़ गई। तो सक्सेसिव का यही तो 25 प्लस 25 यानी a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। 25 और 25 कितना होगा? 50। इसे काटोगे 4 पर और 25 को अगर 4 से भाग करोगे, 4 छंग 24, एक बच्चा 4 एक यहाँ जीरो लगाएंगे पॉइंट लगा के, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 4 पंजे 20, यानी ये बनेगा 56.25। जब हम किसी संख्या को 25% और 25% दो बार करेंगे वृद्धि, तो वो संख्या 156.25 हो जाएगी। 156.25 का मतलब 25% अगर दो बार बढ़ाओगे तो वो 56.25% एक बार ही बढ़ा दो। अब आपको ऐसा करने से कौन सा फायदा हो गया? भाई दो बार 25% बढ़ाते तो ज्यादा गुणा भाग करनी पड़ती। अब क्वेश्चन में कहा है वापस इस बढ़ी हुई संख्या से अगर ये लाना है तो कितनी कमी करनी चाहिए। तो वापस जब ये लाना है तो अब कमी देख लो कितने की करनी चाहिए। यहां से जो कमी हो रही है वो कितने की होनी चाहिए? 56.25 की कमी होनी चाहिए, तभी तो वापस 100 आएगा। इसी को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? जिसपे इस पे निकालना है मूल संख्या प्राप्त करनी, तो इस पे परसेंटेज कमी पूछी है और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर लो।
इसे कैलकुलेट अगर करेंगे, इस दशमलव से ये दशमलव गया, 25 से अगर इसे काटेंगे, देखो 25 दूनी 50, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे, 25 छक्क 150, 6 बचा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। दोबारा से अगर इसे 25 से काटेंगे, देखो 25 नेम कितना होता है 225, 25 से काटेंगे 25, इस 25 से काटेंगे 4 पर, 4 और 9 की मतलब गुणा करेंगे, 36% क्या करनी चाहिए कमी, ये तो आपको अलग से समझाया। 36% पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो रेलगाड़ी वाला है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी। केवल एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर दो रेलगाड़ी कभी भी एक दिशा में चल रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल हमेशा उनके अंतर के बराबर होगा, और विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चाल जोड़ देते हैं। अब आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई, और 36 सेकंड में ये पार करती हैं, तो हमसे तेज गाड़ी की लंबाई पूछ ली है, या ये कह लो कि दूरी पूछी है। चाल बराबर आपका कॉन्सेप्ट होता है दूरी बटे समय, अगर दूरी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो चाल गुणा समय लगेगा। चाल कितनी मानोगे, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 36। चाल यहाँ पे किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यहीं पे चाल को आप अगर मीटर प्रति सेकंड में बना लो तो यहाँ बना लो, यानी 5/18 से गुणा कर दो। अगर नहा नहीं बना रहे तो फिर यहाँ पे बनाओ 5/18 से गुणा करके। 18 से इसे काटेंगे 2 पर, 2 और 5 की गुणा 10, और 35 की गुणा होगी 350 मीटर। 350 मीटर दूसरे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली कर रहा है तो माइनस लगा लो। पाइप बी उसी टंकी को 20 मिनट में खाली करता है, ये भी खाली कर रहा है तो माइनस लगा दो। जबकि पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, ये 8 मिनट में भर रहा है तो प्लस लगा दो। टोटल टंकी का काम या टंकी में कितना पानी आएगा, ये क्या होगा, इनके एलसीएम के बराबर होगा। ऐसी संख्या बताओ जो 15, 20, 8 सभी से कट जाए तो इनका एलसीएम 120 होगा। अगर एलसीएम आप बाई मिस्टेक गलत भी कर देते हैं, क्वेश्चन तब भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। 120 को अगर 15 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा अपना 15 अट्ठे 120। 120 को अगर 20 से भाग करोगे ये 6 आएगा। 120 को 8 से भाग करोगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर कहा है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दें, तो एक साथ खोलने का मतलब ये हुआ, ये करेगा 8 काम, ये 6 काम, ये 15 काम, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, माइनस के, ये तो खाली कर रहे हैं, और ये प्लस का, ये भर रहा है। तो 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी 15 में से 8 और 6 कम करोगे तो तीनों लोग एक साथ 1 यूनिट का काम कर रहे होंगे, या 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेंगे। हमसे कहा है टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 120 पानी उसमें आना है, और तीनों लोग जब एक साथ कर रहे हैं तो 1 यूनिट काम हो रहा है, 1 से इसे भाग करोगे, आंसर 120 ही आ जाएगा। अगर यहाँ 2 आता तो 2 से भाग कर देते, तीनों का जोड़। 3 आता तो 3 से भाग कर देते। अब 120 यहाँ पे क्या है, मिनट है, जबकि 120 मिनट ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसे 2 घंटा भी कह सकते हो, और 2 घंटा कहाँ दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। आज की इस क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया है। आप लोग इस पूरी क्लास को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भी इसी कॉन्सेप्ट बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को भी आप जैसे आज हवा में उड़ा दे रहे हैं वैसे ही एग्जाम में भी अच्छे से कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।
अगर आप अच्छे से अपने कंटेंट को बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग मैथ का डर खत्म टेलीग्राम पे लिख के भी जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।